महागठबंधन में 4% वाले को डिप्टी सीएम और 14% वाले को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया गया। लेकिन 18% वालों को क्या मिला? क्या 18% वाले सिर्फ इन पार्टियों की रैलियों में पीछे पीछे झंडे और बैनर लेकर घूमने के लिए हैं? क्या वे सिर्फ जनसभाओं में दरी बिछाने के लिए हैं? महागठबंधन में सीट बंटवारे से लेकर सीएम और डिप्टी सीएम चेहरों तक सभी विवाद खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने खुद ऐलान किया कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। लेकिन इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि 18% वाले मुस्लिम जो बीते कई दशकों से बिहार में बिना शर्त इनका समर्थन करते आ रहे हैं, उनको क्या मिलेगा। और न ही उन लोगों को यह सवाल पूछने का समय है जो इन नेताओं के इफ्तार पार्टियों में आने और टोपी लगाकर फोटो खिंचवाने से खुश हो जाते हैं या किसी दरगाह पर चादर पेश करने से संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, समाज में उनकी आवाज कौन उठाएगा, उनकी मांगे कौन सुनेगा और राजनीति में उनका नेतृत्व कौन करेगा। बिहार में महागठबंधन ने एक बार फिर मुसलमानों को निराश किया है। इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन उनकी नुमाइंदगी नहीं चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए। ये ना तो मुस्लिमों की बात करने वाले नेताओं को गले लगाएंगे और ना ही उनकी आवाज उठाने वाली पार्टियों से गठबंधन करेंगे। आज विस्तार से बात करेंगे मुस्लिमों की राजनीतिक भागीदारी को लेकर कि पिछले 35 सालों में कितने मुस्लिम विधायक बने, कितने को कैबिनेट में जगह मिली और कितने मंत्री बने। सबसे पहले सुनिए महागठबंधन की तरफ से क्या ऐलान किया गया है। महागठबंधन के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि 4% वाले को डिप्टी सीएम और 14% वाले को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया गया, लेकिन 18% वाले को क्या मिला? क्या बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों ने ली है? और यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर 14% यादवों में कितने प्रतिशत तेजस्वी यादव के साथ हैं और 4% सहनियों में कितने प्रतिशत मुकेश सहनी के साथ है। इस मुद्दे को लेकर मिल्लत टाइम्स के मुख्य संपादक शम्स तबरेज कासमी जी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, बिहार में सहनी की आबादी सिर्फ 4% है और यह बीजेपी का कोर वोट बैंक है। बीजेपी, बजरंग दल और इस तरह की सभी संस्थाओं में यही लोग ज्यादा हैं। मुकेश सहनी की सहनी समुदाय में कोई पकड़ नहीं है, इसके बावजूद उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया है। मुसलमानों की वफादारी 100% आरजेडी के साथ है, इसके बावजूद उनकी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। स्टेज पर पहली लाइन में किसी को कोई जगह नहीं मिली। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनना तो मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया है। इसके अलावा नीतीश कुमार की जेडीयू ने एक ट्वीट शेयर किया जिसमें लिखा था, समाजवाद का तेजस्वी फॉर्मूला 2.60% मल्लाह को लड्डू और 18% मुस्लिम को कद्दू, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम। जेडीयू ने सवाल उठाया कि क्या मुसलमान केवल डराकर वोट लेने के लिए राजद कांग्रेस के साथ है? तो यह थी जेडीयू की बात। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या 18% वालों की कोई भागीदारी नहीं होगी? क्या बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों ने ली है? क्या मुसलमान सिर्फ इन पार्टियों या उनके बड़े बड़े नेताओं के पीछे घूमने के लिए हैं? यहां कुछ लोग यह भी कहेंगे कि महागठबंधन मुसलमानों को टिकट तो देता ही है, लेकिन यह भी सवाल है कि महागठबंधन में कितने मुस्लिम नेता हैं जो मंच पर सामने दिखते हैं, जो फैसले लेने में भागीदार हैं। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% से अधिक है, लेकिन 1990 के बाद से पिछले 8 चुनाव में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुने गए मुस्लिम सदस्यों की संख्या राज्य के कुल विधायकों में औसतन लगभग 8% रही है। यानी जितनी उनकी आबादी है उससे आधे से भी कम उनके प्रतिनिधि निर्वाचित हो रहे हैं। 1990 के चुनाव में सबसे कम 5.55% मुस्लिम नेता विधानसभा पहुंचे थे। वहीं 2015 और 2005 के चुनाव में सबसे अधिक 9.87% मुस्लिम नेता विधानसभा पहुंचे। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी वाले विपक्षी महागठबंधन तथा बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ एनडीए दोनों ने आगामी विधानसभा चुनाव में 2020 के
चुनाव की तुलना में कम मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने अभियान में मुस्लिम नेतृत्व विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। वहीं इस बार आरजेडी ने अपने 143 उम्मीदवारों में 18 मुसलमानों को टिकट दिया है। पार्टी ने 2020 में भी 144 उम्मीदवारों में से 18 मुसलमानों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 8 ने जीत हासिल की। कांग्रेस ने 10 मुसलमानों को टिकट दिया है, जबकि 2020 के चुनाव में उसने 12 मुसलमानों को चुनावी मैदान में उतारा था, जिनमें से 4 विधायक चुने गए थे। वहीं भाकपा माले की बात करें तो उसने 20 उम्मीदवारों में से 2 मुसलमानों को टिकट दिया है। 2020 में पार्टी ने 19 उम्मीदवारों में से 3 मुसलमान थे, जिनमें से 1 विधायक चुना गया था। मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली वीआईपी, जो इस बार 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। पार्टी ने 2020 में एनडीए के सहयोगी के रूप में 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन दोनों हार गए थे। जेडीयू ने अपने 101 उम्मीदवारों में से केवल 4 मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारा है। 2020 में जेडीयू ने 11 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन कोई भी कहीं नहीं जीत सका। पार्टी ने 2015 का चुनाव आरजेडी के साथ गठबंधन में लड़ा, और जिसमें से 6 मुसलमानों को मैदान में उतारा गया था और उनमें से 5 निर्वाचित हुए थे। 2010 में जेडीयू ने 14 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिनमें से 6 ने जीत हासिल की थी। एनडीए के सीट बंटवारे में 29 सीटें पाने वाली चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने किशनगंज की बहादुरगंज सीट से केवल 1 मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद कलीमुद्दीन को टिकट दिया है। 2020 में जब लोजपा ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब उसने 7 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन कोई भी जीत नहीं सका। वहीं एआईएमआईएम ने इस बार 25 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 23 मुस्लिम समुदाय से हैं। 2020 में पार्टी के 20 उम्मीदवारों में 15 मुस्लिम थे, जिनमें से 5 चुनाव जीत गए थे। हालांकि वो बात अलग है कि 4 बाद में आरजेडी में चले गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुस्लिम लीडरशिप का क्या? मुस्लिमों की आवाज़ कौन उठाएगा? ये जो तमाम पार्टियां हैं जो खुद को सेकुलर कहती हैं, ये मुस्लिमों की हक की बात करने का दावा करती हैं, लेकिन मुस्लिमों को टिकट क्यों कम दिया जा रहा है और मुस्लिमों को क्यों जगह नहीं दी जा रही मंच पर? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।